2 दिन में खत्म करेंगे तो कल उसका वो ऑर्डर भी होगा, सर्कुलर भी हो गया कि भाई उसके लिए दोबारा बैठना पड़ रहा है। लेकिन हम सभी निगम कर्मी जो हमारे हैं, आज भी मेरी सुबह अभी हमारे ऐसा है, मेरी सुबह सब रोज इनसे ही बात होती है, सबसे पहले फोन उठते ही इनको ही करता हूँ मैं, बताओ आगे हमारी क्या व्यवस्था बनी है, हम किन किन कर्मचारियों की हमारी व्यवस्था बन गई, कैसे कैसे हम काम करेंगे ताकि सबको सैलरी दें। तो ये जो 2 महीने हैं, इस करंट फाइनेंस से ये के 2 महीने बचे, एक ये फरवरी का जिसमें से भी आज 4 दिन निकल गए, तो चौथा दिन भी खत्म हो गया, 24 दिन इसके और आने वाले मार्च के जो 31 दिन उसके, ये बड़े महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी हम निगम के आय बढ़ाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए जो हम आम माफी योजना लेकर आए, 4 बड़ी योजना लेकर आए, वो योजना ऐसी है कि अगर उसको ठीक ढंग से हमने सबने मिलकर काम कर लिया, क्योंकि हम सारे अपने पार्षदों को भी हम प्रोग्राम देने वाले हैं। 12 तारीख को जो बजट ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो 12 तारीख के बाद से हम सब यहाँ कम नजर आएंगे, फील्ड में ज़्यादा नजर आएंगे। इसके लिए हमने बड़ी बड़ी मार्केटों के साथ अभी बैठक भी तय की है। शनिवार को हम तीनों के तीनों जो यहाँ सामने बैठे हैं, तीनों बड़ी बड़ी मार्केट में मीटिंग लेने जा रहे हैं कि जो हमने संपत्ति कर में जो भी ब्याज और पेनल्टी माफ़ की है, बड़े बड़े अनाज गोदाम में 4000 उनको हमने सारा माफ़ कर दिया, 4 साल का जमा कर दो। ऐसे अनऑथराइज कॉलोनी में हमने स्कीम दी है। ऐसे जिनके चेक डिसऑनर हो गए या किसी का कोर्ट केस चल रहा है, उनको भी हमने स्कीम दी है। ये आज से पहले कभी नहीं है, ये पहली बार आई है कि चेक डिसऑनर हो गया, उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, उस समय हो सकता है खाते में पैसे नहीं आए होंगे या एंट्री तुम्हारे पास कहीं से पेमेंट आनी वो लेट हो गई होगी, उसमें भी एक बड़ी हम योजना लेकर आए, तो इसको हम काम करेंगे। तो अगर ये हम निगम ठीक से चली तो निगम का मतलब हेड ऑफिस ठीक से चले और जोन ठीक से चले, और जोन में जो लोग काम करने वाले हैं इस आम माफी योजना में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो ठीक से काम कर पाएंगे। तो हम जो हमारा टारगेट है कि इसके माध्यम से 250-300 करोड़ हम अपना अर्जित कर पाएंगे और कुछ और हमारा है, तो काफ़ी बैकलॉग हमारा समाप्त हो जाएगा, और अभी 3 महीने की सैलरी तो सभी की बाकी है, जनवरी फरवरी मार्च, और जिनका सितंबर तक का दिया है उनका भी 3-3 महीने का बना है। और भी कुछ चीज़ों पर काम चल रहा है, उसमें भी अगर हमारा काम सफल हो गया तो हमारे को 400-500 करोड़ रुपये और आने का उम्मीद है। वो हो गया तो ये 700-800-1000 करोड़ हमारा इस साल का जो बैकलॉग खत्म कर रहे हैं बहुत सहायक सिद्ध होगा। अब सौभाग्य समझ लो, दुर्भाग्य समझ लो, कई दफे कोई चीज़ मैच्योर होने को आई, जब भी दिल्ली में कुछ समस्या आ गई। एक बार कोविड दोबारा आ गया, तीसरी लहर आ गई, तो सब भूल करके कोविड में लगे, फिर वो सारा कंट्रोल हुआ तो हमारे किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, उसके कारण से सबका ध्यान ऊपर वालों का भटक गया। लेकिन अभी जो खान साहब ने बात कही है, एक तो जो हमारा सीडी ग्रुप है, जो नीचे वाला सीडी ग्रुप है, जिससे जिनकी सैलरी कम है, काम ज़्यादा करते हैं, वेतन कम, उसको हम ध्यान में रख करके आगे योजना बना रहे हैं कि उनको मैक्सिमम वेतन आने वाले महीने में मिले। हमारे पेंशनर हैं जो अभी तक जिनको जुलाई तक पेंशन दी है, जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको भी पेंशन जल्दी इनको 1 या 2 पेंशन और मिले। ऐसे ही और सबका भी जो बाकी है उन सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले। तो मार्च इस महीने के लास्ट तक और मार्च के महीने, दोनों महीनों के अंदर हम कोई भी महीना खाली नहीं जाने देंगे। पहली बात तो ये कि एक महीना भी खाली नहीं जाएगा। इस महीने में भी सबको कवर करेंगे, अगले महीने में कवर करेंगे, और जो मैक्सिमम कवर हो जाएंगे उनको मैक्सिमम कवर करेंगे। ये हमारी पूरी स्कीम है, योजना है। और ये लेकिन संभव है जब भी हो पाएगा जब हम सब काम पर सारे ऑफिसों में ठीक से काम हो पाएगा। इसके अलावा जो हमारे और अन्य काम है, तो जो हमारे लेबर विभाग की जो मीटिंग हुई है उसमें रूल तो सबके लिए बराबर है। 2003-2006 तक के लोग जो कच्चे वो पक्के होने या अलग अलग रूल है? कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो रूल अलग अलग है, कोई बात। वो रूल के बारे में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन था जो अपने आप को लिखा है, इसलिए मैं जानकारी के ऐसा ना पूछने से भाई सारी चीजें एक दिन में तो सीख नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत चीजें सीख गया। सर हमें भी ये लगा कि सर जो हमारे और जो डिपार्टमेंट में 7-8 डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारा एजुकेशन भी है, जिसमें हमारा हेल्थ भी है, मेरा इसमें हमारा इंजीनियरिंग भी है, इसमें एक मेरा सुझाव है कन्फेडरेशन के नाते, आप सभी विभागों का जो है ना, मेरे को अलग अलग आप मेरे को एक पूरा बना दो। मैं कोशिश ये करूँगा आप ही के साथ
उसमें प्रतिनिधि जो हर डिपार्टमेंट की अलग बैठक कराओ। क्या होता है कि जॉइंट मीटिंग में जैसे एजुकेशन उसकी एक अपना वर्क कल्चर है और उसकी अपना समस्या है, उद्यान विभाग में जाएंगे तो उसका अपना एक कल्चर है। ऐसे हमारे जो चौकीदार है स्कूलों के अंदर, हमारे नाला बेलदार है या हमारे और जो मेंटेनेंस के लोग हैं, तो सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब ग्रुप तो सी हो गया, ग्रुप तो डी हो गया, लेकिन डी ग्रुप में वो डी ग्रुप को 4 लोग अलग अलग हेड कर रहे हैं। तो जो हमारे 4 डिपार्टमेंट हैं उनको डिपार्टमेंट के साथ बैठ के उनकी बात को सुनेंगे और उनके समाधान उनके साथ निकलवाएंगे, तो काम करने में आसानी रहेगी और उनका काम होने में भी आसानी रहेगी। हमारे कहना ये था जैसे जो अभी ऑर्डर निकले 3 तारीख को सफाई कर्मचारी वालों को बताया गया कि भाई उनकी ये व्यवस्था रहेगी और ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा, तो उसमें खाली सफाई कर्मचारी वालों को एक जनरल ऑर्डर या आज के मिनट्स में ही निकले कि सफाई कर्मचारी के अलावा जो हमारे कंट्रोल के हैं, जो हमारे कच्चे पक्का होना है, जो हमारे तृणमूल अधिकार में लगे हुए और जो लोग हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, उनको भी उसी परिपाटी के साथ में लिया जाएगा और उनको उनसे फिर मीटिंग डिपार्टमेंट वाइज होगी और उनको भी इसी परिपाटी में उनको आगे की पक्का करने का, रेगुलर करने का और उसे करने का वो स्पेसिफाइड होने चाहिए। सफाई कर्मचारी की हर डिपार्टमेंट में लेकिन वो उसके साथ वो उससे अलग होता है ना, जैसे सफाई कर्मचारी जो स्कूल में, लेकिन वो उस सफाई कर्मचारी के साथ नहीं है, वो उसी को अदर डिपार्टमेंट होंगे। नहीं, रूल एक हो जाए, अगर सफाई कर्मचारी है तो 100% सारे डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारी के साथ एक जैसी व्यवस्था, भी ग्रुप हो तो हर डिपार्टमेंट के सारे ग्रुप के साथ। सीधा ये है कि आज के टाइम में देवर के अधिकारी बैठे हुए डी ग्रुप तो अब कहाँ है, डी ग्रुप अब है कहाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट डी ग्रुप अब सिर्फ स्टैम्प कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए या डेली वेजर मान लीजिए, तो ये सिर्फ 2 चीज में ही खत्म है डी ग्रुप। बाकी के जितने भी आपके परमानेंट कर्मचारी है वो सारे उसी ग्रुप में शामिल होते हैं। और आपके 6ठे पे कमीशन में लागू भी हो गया है कि अब वो खत्म करके है और एमटीएस के दायरे में सबको लाया है। आपने आज तक उस पॉलिसी को नहीं लेकर आएंगे, जबकि हमने बहुत लेटर लगा के और किसी ने कोई भी तवज्जो चीज पर नहीं। तो हमारे पास डी के कुछ लोग हैं, सी में सफाई कर्मचारी भी आ रहे हैं, अन्य जो पैरामेडिकल सब टोटल आ रहे हैं उसके अंदर सी ग्रुप में। तो कोशिश ये प्रयास यही होना चाहिए हमारा कि सी ग्रुप को एक साथ सैलरी दो, भेदभाव की नीति ना अपनाते हुए एक साथ सी ग्रुप को सब कुछ सैलरी दे दो। पहले इस पॉइंट पे जैसे इन्होंने जो कहा था, हमने कहा मेरा ये कहना है सर कि जो भी हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉय उनको पक्का करना, जो हमारे मजदूर के एम्प्लॉय हैं उनको पक्का करना और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, पक्का करने के लिए, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे किसी भी कैडर के हो, चाहे किसी भी ग्रुप के हो, उनको सबको एक पॉलिसी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अभी तक सफाई कर्मचारी को आगे बहुत अच्छी बात है, वो एक क्लियर हो गया, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो आज के हमारे मिनट्स में हमें मिलना चाहिए, जिसमें वो जरूरी नहीं कैटेगरी सी के भी हो, कैटेगरी बी में भी है और जिसमें भी है, तो सबको एक संदेश ये जाना चाहिए कि सबके साथ बराबर बर्ताव हो रहा है, सबकी सुनवाई हो रही है, सबको हो रहा है। तो वो एक कमी रह गई है जो हमने इसमें पॉइंट आउट है, एडिशनल में आपको नोट करा है कि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा सर, जैसे हमारे मलेरिया वाले भाई बैठे हुए उसी उसमें, जैसे इनकी भी बहुत पुरानी वो है कि इनका पद और नाम नहीं है, तो उसको भी कॉम्पिटिशन के उसमें इनको भी एक प्रोटेक्शन मिले। ये कॉम्पिटिशन ने जैसे सारे समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मलेरिया वाले भाई है, तो इनका भी पता होना चाहिए भी डिपार्टमेंट क्या सोचता है, क्या तरीका अपनाएगा, कैसे वो आएगा। मैं चाह रहा हूँ कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो कि जब हम बैठे हैं सारे लोगों को लेकर कोशिश कर रहे हैं, तो उतनी मेहनत करिए और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का रिजल्ट निकल के लोगों में विश्वास जागृत हो जाए। क्योंकि ये ना हो कि एक तरफ तो हमें सैलरी की ये हम मतलब चीज़ को समझते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में भी स्थिति आपकी तरफ से आगे बढ़ के खत्म होने चाहिए, तो लोगों में विश्वास करेंगे भाई ऐसे पोजीशन में भी डिपार्टमेंट वाइज बात कर रहे हो, एक जनरलाइज ऑर्डर निकले, तो ये जो है सर विश्वास भी बनेगा और एक आपस में जो हमारा जो रहता है वो और मतलब ऐसे हार्ड टाइम में भी हम लोग जो है ना साथ के साथ जुड़ेंगे, तो ये इसमें वो है सर। तो एक मैं इसी को फिर ये पॉइंट को उठाते, एक सर ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं चाहे किसी भी उसमें है, तो वहाँ कहीं तो 6 महीने की आपकी वो होती है उनकी रिन्यूअल, कहीं 9 महीने की रिन्यूअल होती है, कहीं साल भर की रिन्यूअल होती है। तो उसमें हमारे 8-10 डिपार्टमेंट में हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हर तरह के वो हैं, तो कम से कम उनको 1 साल की रिन्यूअल तो सबको होनी चाहिए, सबको बराबर होनी चाहिए, चाहे हमारे टीचर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी के, चाहे सबको 1 साल की होनी चाहिए।
और दूसरा सर जो कॉन्ट्रैक्ट के वो हैं उनके साथ बड़ी व्यवस्था वैसा ही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट के हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में लोग बाहर रखे जाते हैं तो एक तो सर उनके ऊपर आरआर सब अप्लाई होते हैं। अजय भाई, एक तो सर आरआर सबके ऊपर अप्लाई होते हैं कि जो आरआर फुलफिल करते हैं तो वो आरआर के हिसाब से ही जो पोस्ट वो होती है उनको रखा जाता है। ये क्लियर है ना? ये हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट में तो उन्हीं को आरआर रखते हैं जो हमारे आरआर जनरल हमारी जो उसके लिए जो डिक्लेरेशन होती है जो पोस्ट डिक्लेयर होगी डीएसएसबी से या किससे भी वो सेम आरआर में कॉन्ट्रैक्ट के मांगे जाते हैं। दूसरे सर जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हमारे आते हैं उनके साथ व्यवस्था है जब कोई 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 18 साल से काम कर रहा है, जबकि जो रेगुलर काम करने वाला अगर मैं इंजीनियर के हवाले दूँ कोई रेगुलर काम करने वाला मेरे पास बीटेक है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे भी है। इवन कॉन्ट्रैक्ट पे आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं वो हायर स्टडी एमटेक तक करके आए। तो ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो बीटेक एमटेक या हायर स्टडी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो लेकिन उनके साथ जब एज निकल जाती है वो बेचारे इसी उसमें रहते हैं कि भाई अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ, आदमी से कम से कम काम कर रहा हूँ 30% पे, उसके बाद भी वो 5% को व्यवस्था को चला रहा है, लेकिन उसकी एज निकल गई, उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके परिवार हो गया, ना तो उसको रेगुलर हो रहा है, ना वो उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, ना उसकी फ्यूचर का कुछ पता, ना वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाता। तो और उन्होंने ऐसे हार्ड टाइम में काम करा है जब डीएसएसबी ने हमें टाइम पे हमें हमारे वो एम्प्लॉय नहीं दी। जो डीएसएसबी का सिस्टम है वो 2 से 3 साल लग जाता है। मेरे को आज कमी है मेरी, मान लीजिए मेरा हॉस्पिटल नहीं चल रहा, मेरे टीचर का वो नहीं चल रहा, तो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे इंटरव्यू करा और जो सबको लगे उनको आपने ले लिया। अगर हम डीएसएसबी से लेंगे तो वहाँ पता लगा 3 साल में मिलेगा, तो 3 साल तक मैं हट करूँगा। तो उस टाइम में जिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों ने वहाँ पर कॉर्पोरेशन को सहयोग करा तो उनको मिला क्या? उनको बेचारों को ना तो वो पक्के हुए, ना उनको सैलरी मिल रही, ना उनका फीचर है, वो ओवर एज हो गए। तो उनके लिए सिम्पैथेटिकल व्यू बहुत जरूरी है इंसानियत के नाते भी, और वैसे भी आप सब लोग इस बात को मानोगे कि जब वो हमारे साथ है, हमारे भाई हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमें उनको उनके ऊपर हाथ रखना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन करके अपने रूल्स में और उसमें हमें उनको एब्जॉर्ब करने का कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। आज की डेट में बहुत बड़ी इंसानियत के समय की अभी देख